Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि विल टॉक अबाउट अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, देन विल सी द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, उसके बाद हम मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड्स देखेंगे, परिवेश 2.0 पोर्टल देखेंगे किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है, फिर लोकेशन चेकआउट करेंगे हुलॉन गापर गिबॉन सैंक्चुरी की और देखेंगे कि यूपी ने अपना पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली रिकॉर्डेड द सेमी वाइल्ड बोवाइन क्रिएचर मिथुन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. हाल ही में किस राज्य में पहली बार जो बोवेन क्रिएचर होते हैं इनको दर्ज किया गया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन असम. असम में इनकी प्रेजेंस को रिकॉर्ड किया गया है. ये एक तरह के सेमी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. पहली बार इनको देखा गया है दीमा हसाओ में. ठीक है, तो पहले मिथुन्स को काउंट किया जाता था अंडर द अदर्स कैटेगरी इन द लाइवस्टॉक सेंसस. और मिथुन याद रखिएगा स्टेट एनिमल है, दो स्टेट्स का, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए. ठीक है, तो ये मिजोरम और मणिपुर में भी पाए जाते हैं, लेकिन स्टेट एनिमल सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए हैं. जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, ये पार्ट है इस डिस्कवरी टीम के लिए. विलेजर्स ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि जो मिथुन की पॉपुलेशन है वो काफी हद तक डिक्लाइन हो चुकी है अगर हम पहले से कंपेयर करें, और ये जो डिस्कवरी है इससे इको टूरिज्म अब यहाँ पे बूस्ट हो सकता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बढ़ सकता है. तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था मिथुन को एज अ मीट एनिमल इन सितंबर 2023. ठीक है, तो असम ने रिकॉर्ड किया है इस सेमी वाइल्ड बोवाइन क्रिएचर मिथुन को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. कौन से दो स्टेट्स हैं जहां पे ये स्टेट एनिमल है? तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड. कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नेशनल रिसर्च सेंटर है जो कि इन तरह की एनिमल्स की स्टडी करता है? करेक्ट आंसर हियर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन. ठीक है, यानी कि मिथुन के ऊपर स्पेसिफिकली स्टडी करने के लिए इस सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है. आपको मैं बार बार रिपीटेडली बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि मिथुन कौन से दो इंडियन स्टेट्स का स्टेट एनिमल है, सो दैट आर अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कब रिकॉग्नाइज किया था इसको एज अ मीट एनिमल? सो दिस इज सितंबर 2023. ठीक है, दीमा हसाओ जो हम एक प्लेस की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो असम में लोकेटेड है. क्या एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इस एरिया में? तो यहाँ पे इको टूरिज्म काफी होता है. और कौन सा यूनिक एनिमल है जिसको हाल ही में रिकॉर्ड किया गया? तो अभी हमने डिस्कस किया, इट इज द मिथुन. फाइन. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर जो जिसकी हमने यहाँ पे बात की है, इसके बारे में कुछ अगर हम फैक्ट्स देखें तो आपसे सिंपली आईकार का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है. इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. और कौन सी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट होती है अंडर इट? तो दिस इज नेशनल रिसर्च सेंटर. और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम देखें तो कब ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी? 2011 में. अंडर कौन सी मिनिस्ट्री फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क करती है? तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे. अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको हिंदी में भी चीजें लिखी हुई मिल रही हैं, जिससे कि जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो वो यहाँ पे इसको देख सकते हैं. ठीक है, वेयर वॉज द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024 हेल्ड? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन अम्मान इन द कंट्री जॉर्डन. ठीक है, तो इंडियन वुमेन्स के रेसलर जो हैं उन्होंने जीत लिया है टीम टाइटल एट द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024 जो कि अमान जॉर्डन में हुआ. इसी के साथ जापान का डोमिनेंस अब ब्रेक हो चुका है. ठीक है, तो हमने सिक्योर किए हैं 8 आउट ऑफ 10 मेडल्स इंडिया ने, और इसमें 5 गोल्ड इंक्लूडेड हैं, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है. ठीक है, ये चैंपियनशिप अमान जॉर्डन में हुई है. कब से कब तक हुई है? फ्रॉम अगस्त 19 टू 25 ऑफ अगस्त 2024. तो इंडियन वुमेन्स टीम ने ओवरऑल सिक्योर किए हैं यहाँ पे 185 पॉइंट्स, और जापान सेकेंड पोजीशन पे रहा विथ ओनली 146 पॉइंट. ठीक है,
तो ये पहली बार हो रहा है ऐसा जब इंडियन वुमेन की टीम ने इस टाइटल को जीता है, और कंसिस्टेंटली हम टॉप 5 में रहे हैं पिछले पास्ट 5 एडिशंस में लगातार। इंडियन मेंस का जो कंटिजेंट यहाँ पे गया था, उन्होंने सिर्फ 2 मेडल्स इंडिया के लिए जीते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वेन्यू जरूर याद रखिएगा कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे कंडक्ट हुई है। करेक्ट आंसर इज अमान, जॉर्डन। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? फर्स्ट इंडियन वुमेन्स टीम की विक्ट्री कब हुई है इस चैंपियनशिप में? तो हमने पहली बार इस चैंपियनशिप को जीता है, ठीक है। 2024 में जो अमान जॉर्डन में इसका एडिशन कंडक्ट हुआ है, उसमें हमने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, जिसमें कि हमने ओवरऑल 8 मेडल्स जीते हैं। कौन सी सिटी में हुआ है ये चैंपियनशिप? आंसर इज अमान जॉर्डन। टोटल पॉइंट्स हमने कितने स्कोर किए हैं? तो आंसर है 185। लेकिन यूजुअली आपसे पॉइंट्स की जगह पे मेडल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका सेग्रीगेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 8 में से 5 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 2 ब्रॉन्ज था, ठीक है। इंडियन वुमेन्स रेसलिंग की अगर हम बात करें तो पहली इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है रेसलिंग में? सो दिस इज द साक्षी मलिक, ओके। एंड एज ऑफ 2024 किनके पास रिकॉर्ड है फॉर द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन इंडियाज वुमेन रेसलिंग? दिस इज वेरी वेरी फेमस विनेश फोगाट। पिछले दिनों काफी ज्यादा न्यूज में थी बिकॉज ऑफ हर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक्स 2024, ठीक है। किस वजह से हुई थी? क्योंकि इनका वेट थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि ये 50 केजीज कैटेगरी में फाइट कर रही थी और उसके बाद रात में इन्होंने चेकआउट किया तो इनका वेट अप्रोक्सीमेटली 2.6 या फिर 2.7 केजीज बढ़ा हुआ था, जिसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया रात भर, और बावजूद उसके अगले दिन जब फाइनल मैच हुआ है तो उनका सिर्फ 2.6 केजीज ऑफ वेट कम हो पाया और सिर्फ 100 ग्राम की वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गई, ठीक है। यानी कि 50 केजीज कैटेगरी में क्योंकि ये फाइट कर रही थी, इनका वेट उस दिन था 50.1 केजीज, ओके। आगे चलते हैं। Which Indian female wrestler won the gold in the 62 kgs category at the 2018 Commonwealth Games? तो ये थी हुई था फोगाट, ठीक है। जापान की डोमिनेंस क्यों हम कह रहे हैं रेसलिंग में? क्योंकि जापान से एक फीमेल रेसलर हैं जो कि 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनका नाम है साओरी योशिदा। ये बहुत फेमस जापानीज रेसलर हैं। ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है 2004, 2008 और 2012 में लगातार, ठीक है। फिर इसके अलावा जापान का यंगेस्ट गोल्ड मेडल इन रेसलिंग जीता है ताकुतो ओतोगारो ने। नाम अजीब सा है, अब जापान का है तो नाम थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, लेकिन याद रखिएगा ये जापान से के यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं रेसलिंग में, ठीक है। फिर कौन से साल में जापान की जो वुमेन रेसलिंग टीम है इन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो दिस इज द ईयर 2017, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which state has reported an outbreak of bird flu और avian influenza? हाल ही में किस राज्य में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप सामने आया है? करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा ने रिपोर्ट किया है बर्ड फ्लू आउटब्रेक का विद द H5N1 स्ट्रेन, और इसकी वजह से लगभग 11,700 चिकन्स को कल ऑफ कर दिया गया, मींस एक ग्रुप से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो आउटब्रेक है ये हुआ है एट अ पोल्ट्री फार्म जो कि लोकेटेड है इनके पूरी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे मास चिकन डेथ्स डिटेक्ट हुई हैं। जो भी इन्फेक्टेड चिकन कार्कासेस हैं उनको टेस्ट किया गया एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज इन भोपाल, जहां पे इनके अंदर H5N1 का स्ट्रेन कंफर्म कर दिया गया, ठीक है। बर्ड फ्लू को आप एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं और प्राइमरीली ये अफेक्ट करते हैं बर्ड्स को, लेकिन याद रखिएगा ये बर्ड्स तक ही सीमित नहीं रहते, ये ह्यूमंस तक भी फैल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक इंडिया के अंदर हुआ था महाराष्ट्र में 2006 में, और जो पहला ह्यूमन केस देखा गया इसके बाद वो रिपोर्ट हुआ है हरियाणा से जून 2021 में, इतने सारे सालों के बाद, ठीक है। तो हाल ही में ओडिशा स्टेट में रिपोर्ट हुआ है एक आउटब्रेक बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का, ओके। एवियन इन्फ्लुएंजा का मोर्टेलिटी रेट कितना होता है? तो अप्रोक्सीमेटली 60%, मतलब 10 में से 6 ह्यूमंस इसकी वजह से डेड हो जाते हैं, ठीक है। और H5N1 स्ट्रेन को पहली बार ह्यूमंस में वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिटेक्ट किया गया 1997 में, लेकिन इंडिया के अंदर ये 2021 में आया था, ठीक है। तो कौन सा पार्ट होता है एवियन बॉडी का जिसकी वजह से H5N1 प्राइमरली इन्फेक्ट करता है, यानी कि जिसको कि H5N1 इन्फेक्ट करता है? सो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, ठीक है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज की बात करें तो कब इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था? इसको 2013 में फॉर्म किया गया था। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज कहाँ पे लोकेटेड है? योर आंसर हियर इज भोपाल, ठीक है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑपरेट करती है? सो दिस इज आईकार, मींस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत फेमस टेम्पल है जो फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहता है, एंड दिस इज द जगन्नाथ टेम्पल। कौन सा कोस्टल टाउन है पूरी डिस्ट्रिक्ट का जो कि अपने एनुअल बीच फेस्टिवल के लिए जाना जाता है? दिस इज द पूरी टाउन, ओके।
Coming to the next question. What is the primary objective of the New India Literacy Program recently seen in the news? हाल ही में खबरों में रहे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? Correct answer here is D option, to support the states and union territories in promoting the literacy among non-literates aged 15 and above. So basically Ministry of Education ने define किया है लिटरेसी एंड फुल लिटरेसी को अंडर द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और इसका पर्पज है लिटरेसी को प्रमोट करना अमंग द पीपल जो कि 15 या 15 प्लस है इंडिया के अंदर। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके लिए बजट तैयार किया गया है 1037.9 करोड़ रुपीस का फॉर कितने टाइम पीरियड, 2022 से लेकर 2027 तक। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पज क्या है, 1 करोड़ लर्नर्स को ऑनबोर्ड करना एनुअली। इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं आप कह सकते हैं, कौन कौन से, फाउंडेशनल लिटरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, फिर उसके बाद वोकेशनल स्किल्स इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, तो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा डोर टू डोर सर्वे करके, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का यूज करके। ये स्कीम रिलाई करती है ऑन द वॉलंटियर्स फॉर टीचिंग, और यहाँ पे ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज किया जाता है ऑन द दीक्षा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, टू सपोर्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग द नॉन लिटरेट्स एज्ड 15 एंड अबव। ओके, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है 5 सालों के लिए, दिस इज द 1037.9 करोड़ रुपीस। पर्पस क्या है, कितने लर्नर्स को हर साल हम इसके थ्रू ऑनबोर्ड कराएंगे, सो 1 करोड़ लर्नर्स यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा फॉर दिस NILP, करेक्ट आंसर इज दीक्षा प्लेटफॉर्म। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने September 8 को डिक्लेयर किया था एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे, दिस इज द यूनेस्को। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा कि 8 सितंबर को हर साल हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं। कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट देखा गया है, द कंट्री है फिनलैंड। ठीक है, और फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्राइमरी फोकस क्या होता है फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम का, द बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर दीक्षा प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया था, 2017 में। कौन सी मिनिस्ट्री है जो दीक्षा प्लेटफॉर्म को ओवरसी करती है, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्राइमरी यूज क्या है इस प्लेटफॉर्म का, तो डिजिटल एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करना। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। Recently, which state government has launched the मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। किस लिए, जो भी वल्नरेबल वुमेन हैं और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के पेरेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। इस स्कीम का पर्पज है एजुकेशन में उनको हेल्प करना, साथ ही ऐसे बच्चों की वेलबींग के मामले में काम करना, और इस पर्पज के लिए 53.21 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज इसमें कौन कौन हो गए, सबसे पहले कोई भी ऐसी वुमेन जो कि विडो है उसके बच्चे, फिर डेस्टिट्यूट वुमेन, फिर इसके बाद डाइवोर्स्ड वुमेन एंड द पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन जिनकी इनकम अंडर 1 लाख रुपीज है पर ईयर। ये सारे लोग इसके बेनिफिशरीज हो गए। एलिजिबल पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18 जो होंगे उनको 1000 रुपए पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। इनके एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल और हेल्थ एक्सपेंसेस के लिए सपोर्ट दिया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल कोर्सेज। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस स्टेट गवर्नमेंट की है, आंसर है हिमाचल प्रदेश। पर्पज यहाँ पे क्या है, जो भी वल्नरेबल वुमेन है लाइक विडोज या ऐसे पेरेंट्स जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के हैं उनको सपोर्ट करना फाइनेंशियल और इमोशनल तरीके से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी रिवर है जो फ्लो होती है थ्रू द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज द ब्यास रिवर, राइट। और हिमाचल प्रदेश फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स सिल्क रूट। यहाँ पे एक एंशियंट ट्रेड रूट हुआ करता था, दैट इज सिल्क रूट। ठीक है, एजुकेशनल स्कीम्स पे आए अगर हम तो कौन सी इंडिया की स्कीम है जिसका पर्पज है मिड डे मील्स प्रोवाइड करना स्कूल्स के बच्चों के लिए, तो दिस इज द मिड डे मील स्कीम। कौन सी इनिशिएटिव है जिसके तहत एनरोलमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है गर्ल्स की इन द सेकेंडरी स्कूल इन इंडिया, दिस इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, फिर इसके अलावा कौन से साल में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिस इज द ईयर 2006। और उस ग्लोबल मूवमेंट का नाम क्या है जिसका पर्पज है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, सो दिस इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन सी स्कीम है इंडिया के अंदर जो कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रोवाइड करती है टू द एलिजिबल फार्मर, दिस इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान योजना। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Recently, where was the second India-Singapore Ministerial Roundtable Conference held? हाल ही में द्वितीय भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय, यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसका इंग्लिश भी राउंड टेबल ही होगा, सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, सिंगापुर। ठीक है, तो सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल थी ये, और हाल ही में सिंगापुर में कंडक्ट हुई है 26 अगस्त 2024 को, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो स्ट्रेटेजिक टाइज है उनको मजबूत किया जा सके। पहली ऐसी जो मीटिंग थी या जो पहली ऐसी राउंड टेबल थी वो नई दिल्ली में हुई थी, कौन से साल में? 2022 में। ठीक है, तो ये हाई लेवल प्लेटफॉर्म होता है जहां पे बायलैटरल रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया जाता है और फ्यूचर के लिए कुछ टारगेट्स यहाँ पे सेट किए जाते हैं। तो 4 इंडिया की तरफ से मेंबर्स गए थे इस मीटिंग को अटेंड करने, जिसमें कि निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर थे, साथ ही 6 सिंगापुरियन मिनिस्टर्स यहाँ पे मौजूद थे। तो इस राउंड टेबल में रिव्यू किया गया प्रोग्रेस को सिंस द फर्स्ट मीटिंग, और यहाँ पे फोकस था कॉपरेशन को इनहेंस करना डिफरेंट सेक्टर्स में। डिस्कशंस में क्या क्या चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व थी, जैसे कि डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू कौन सी जगह है? ये है बी ऑप्शन, सिंगापुर। ओके, निर्मला सीतारमन की बात करें तो कौन से फॉर्मल पोजीशन पे थी पहले, बिफोर बिकमिंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहले ये डिफेंस मिनिस्टर थी। ओके, और इसके अलावा कौन से साल में निर्मला सीतारमन बन गई थी फुल टाइम मेंबर ऑफ इंडियन कैबिनेट? तो 2017 में। एस जयशंकर के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि पहले ये एज ए एम्बेसडर सर्व कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज के लिए। कौन कौन से कंट्रीज के लिए? तो टोटल 4 कंट्रीज के लिए एम्बेसडर रह चुके हैं, यूएसए, चाइना, जेक रिपब्लिक एंड सिंगापुर। ठीक है, और डिजिटलाइजेशन के मामले में हमारा आधार बहुत फेमस है, तो कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री है टू इम्प्लीमेंट नेशन वाइड डिजिटल आईडी सिस्टम कॉल्ड एज आधार? सो दिस इज द कंट्री इंडिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड्स सेरेमनी हेल्ड? हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, दुबई। ठीक है, तो 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड की सेरेमनी कंडक्ट हुई है दुबई में, और इस इवेंट के थ्रू कमेमोरेट किया गया है 114th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया है ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शंस काउंसिल ने, और ये आउटसाइड इंडिया हो रही है सिर्फ और सिर्फ दूसरी बार। ठीक है, और दोनों ही टाइम याद रखिएगा दुबई में हुई है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है इसको स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर मदर टेरेसाज डेथ इन 1997, और ये इसके थ्रू बेसिकली ऑनर करते हैं आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, देन देयर इज साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क। और इस ईयर की जो सेरेमनी थी उसमें अवार्डीज को फीचर किया गया फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड सेक्टर्स, जहां पे इनके सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड की सेरेमनी कंडक्ट हुई है दुबई सिटी में। ओके, मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था? 1979 में। दुबई के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी टॉलेस्ट बिल्डिंग का नाम क्या है? सब जानते हैं, बुर्ज खलीफा। आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा बुर्ज खलीफा जाना, तो एक बार आप एग्जाम क्रैक कर लीजिए, उसके बाद छुट्टी लेके मजे से जाइएगा उधर। कौन सी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है जो कि बेस्ड है दुबई में? इट इज द दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। ओके, फिर इसके अलावा कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज सबसे ज्यादा बार जीता है? इट इज द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवेश 2.0 पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? हाल ही में खबरों में रहा परिवेश 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने ये कहा है कि जो एक्सोटिक पेट्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, और ये जो कौन से एक्सोटिक पेट्स की हम बात करें जो कि लिस्टेड है अंडर शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, और इस रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाएगा परिवेश 2.0 पोर्टल को। तो अगले 6 महीनों का टाइम इसके लिए दिया गया है। एक्सोटिक स्पेशीज या किसको हम कहते हैं? बेसिकली ऐसे तरीके के एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो कि अपने नेचुरल हैबिटाट से मूव कर जाते हैं नई लोकेशन की तरफ, और इसमें ज्यादातर रोल होता है ह्यूमन एक्शंस का। ठीक है, तो लिविंग एनिमल स्पेशीज रूल्स जो 2024 हैं उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बताया गया है फॉर दोज पजेसिंग शेड्यूल्ड 4 स्पेशीज। परिवेश 2.0 इसी के साथ एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसको कि डेवलप किया गया है for submitting and monitoring the proposals related to environmental, forest, wildlife and coastal clearances। इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। इसमें एक सिंगल विंडो सोल्यूशन दिया जाएगा फॉर मैनेजिंग ग्रीन क्लियरेंसेज एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस। ठीक है, तो परिवेश 2.0 पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया? करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
तो यहाँ पे एक्सोटिक स्पेशीज की डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखिएगा कि एक्सोटिक स्पेशीज उन सभी स्पेशीज को कहते हैं जो कि नॉन नेटिव एनवायरनमेंट में अपने इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एक्शन, ठीक है। बिगेस्ट इंपैक्ट इसका क्या होता है, तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी लॉस। कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका पर्पज है स्पेशीज को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनसस्टेनेबल ट्रेड, दिस इज द साइट्स, ओके, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ओके। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1973 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो कौन से साल में इसको इनैक्ट किया गया था, आंसर इज 1972। कौन सा शेड्यूल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो कि डील करता है विद इंडेंजर्ड स्पेशीज, दिस इज शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इसमें टोटल कितने शेड्यूल्स मौजूद हैं, तो 6 शेड्यूल इसमें मौजूद हैं, ओके। परिवेश 2.0 के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री डेवलप कर चुकी है परिवेश 2.0 पोर्टल को, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर इसके अलावा आपसे परिवेश का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो परिवेश का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इट इज द प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। कौन से साल में परिवेश 2.0 को लॉन्च किया गया, तो दिस इज द ईयर 2018, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हुलन-गापर गिबॉन सैंक्चुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा हुलन-गापर गिबन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, असम, ठीक है। किस वजह से न्यूज में आया है, क्योंकि असम ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को परमिट कर दिया है इस गिबॉन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, और ये सैंक्चुरी लोकेटेड है जोरहट, असम में। ये बहुत यूनिक है और जानी जाती है फॉर हाउसिंग इंडियाज ओनली गिबॉन्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियाज ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि ये इकलौती ऐसी सैंक्चुरी है इंडिया की जिसका की नाम गिबॉन्स के ऊपर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो गिबॉन्स की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन जो कि ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार के भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इनको लिस्ट किया गया है एज इंडेंजर्ड बाय द IUCN और ये प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन की बात करें तो ये स्पेसिफिक एरियाज में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम के, और इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं, वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन इंडेंजर्ड है जबकि ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन वल्नरेबल है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लोकेशन याद रखिएगा, इट इज सी ऑप्शन, असम। हुलॉक गिबन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया का जो जाना जाता है फॉर हुलॉक गिबॉन, दिस इज द नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। कौन से साल में वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन को रिक्लासिफाई किया था एज इंडेंजर्ड बाय IUCN, दिस इज द ईयर 2009। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है विद द प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, इट इज द सेक्शन 9, ठीक है। जोरहट असम में एक टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो काफी फेमस है, इट इज द तोकलई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सी एक रिवर है जो कि जोरहट में लोकेटेड है, जोरहट के पास, तो आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा एक फेमस फेस्टिवल है जो यहाँ मनाया जाता है, सो इट इज द रोंगसाली फेस्टिवल, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, the government of Uttar Pradesh has inaugurated the state's first semiconductor park in which Indian city? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर पार्क का उद्घाटन किया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, नोएडा। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क इनॉग्रेट हो गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और 3 कंपनीज अब तक अप्रूव हुई हैं टू सेट अप द सेमीकंडक्टर यूनिट्स ऑन 275 एकर्स ऑफ लैंड, ओके। तो इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, लगभग 13,780 जॉब्स को क्रिएट करना, और ये बूस्ट करेगा इंडिया के सेल्फ रिलायंस को इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर, पर्टिकुलरली इन द चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इससे रिसेंट ग्लोबल शॉर्टेजेस एड्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इनॉग्रेट किया है अपने स्टेट का पहला सेमीकंडक्टर पार्क इन द सिटी ऑफ नोएडा। सेमीकंडक्टर की बात करें तो कौन सा मटेरियल यूज होता है कॉमनली इन द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज सिलिकॉन, ओके। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है, आंसर इज उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस सिटी को आप कहते हैं, सो दिस इज द बेंगलुरु, फाइन। कौन सी इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करती है टेक स्टार्टअप को, सो दिस इज द स्टार्टअप इंडिया, फाइन। कौन सा एक देश है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर चिप्स का, दिस इज द कंट्री ताइवान, ओके। तो ये हो गए आज के हमारे 10 करंट अफेयर्स, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें आज के कौन से 3 टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन, फिर प्लेसेस एंड न्यूज देखेंगे और इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स को डिस्कस करते हैं। विच न्यूज़पेपर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय हुज बर्थ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली ऑन 25 December। तो इनका पेपर एक कौन सा है बहुत फेमस, द लीडर।
Indian activist Safina Hussain, who has been awarded the prestigious this much amount of Wise Prize recently, has been awarded for her work related to. इनको prestigious Wise Prize दिया गया है और ये related है गर्ल्स एजुकेशन से. ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं गर्ल्स एजुकेशन के सेक्टर में. Who has been selected for Gudleppa Halikeri Award 2024? ये अवार्ड दिया गया है सिद्धलिंगा पतना शेट्टी को. Who is the treasurer of Shri Ram Janmabhoomi Tirth Trust overseeing Ram Temple preparations? Correct answer here is Govind Devgiri. Which city's airport has won the prestigious Best Airport Staff in India and South Asia 2024 award by Skytrax? ये क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको रिवाइज कराया था. आंसर है हैदराबाद. Recently अहमद अवाद बिन मुबारक became the Prime Minister of which country? हाल ही में ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं यमन कंट्री के लिए. Recently who was honored with the World Literary Prize for her contribution to literature by the World Organization of Writers? Correct answer here is Mamta ji Sagar. Okay. सेकेंड स्लाइड हमारी रहेगी रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंट लोकेशंस. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखेंगे जो न्यूज में आए. सकारा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सकारा जगह लोकेटेड है इजिप्ट में. सेकेंड थॉमस शोल इज लोकेटेड इन विच इंडियन सी? इट इज लोकेटेड इन साउथ चाइना सी. कैप्री सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कैप्री सिटी लाइज इन इटली. गैलापागोस आइलैंड्स इज लोकेटेड इन विच ओशन? करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन. दागिस्तान रीजन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इट लाइज इन रशिया. And the Cook Islands are located in which ocean? It lies in South Pacific Ocean. Kinmen Islands is located in which country? Kinmen Island lies in Taiwan country. Okay. Third slide हमारी रहेगी regarding important days and events. The first question is, which institute recently organized the second national seminar Sushrutam Shalya Sangoshti on the auspicious occasion of Sushrut Jayanti 2024? Correct answer here is All India Institute of Ayurveda, New Delhi. Shaurya Sampravaha 1.0 is associated with which armed force? Correct answer is Indian Army. What is the theme of International Day of Human Spaceflight 2024? The theme was encouraging scientific curiosity. आपको बताना है ये दिन हम कब ऑब्जर्व करते हैं. Which day celebrated as International Day of Happiness every year? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 20th of March को. Recently, where was the high-level event on AMR forging the partnerships between science and policy organized? ये ऑर्गेनाइज हुआ है बार्सिलोना स्पेन में. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिसेंटली होस्टेड द स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव एट विच प्लेस? ये हाल ही में होस्ट हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में. रिसेंटली वेयर वॉज द इवेंट टाइटल्ड एज लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे ऑर्गेनाइज्ड. इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया न्यूयॉर्क में. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स हो गए जो आपको ध्यान में रखना है. पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो उनको जरूर आपको याद रखना होगा. ओके, तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क स्लाइड दूंगी रिगार्डिंग सम स्पोर्ट करंट अफेयर्स. तो आप इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके अच्छे से पढ़िए और इनके जवाब देने की कोशिश करिए. जो भी आपको आंसर्स आते हैं वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, बिफोर कंक्लूडिंग लेट मी टेल यू दैट these questions are part of our daily 20 MCQs on GK Today Android application. So if you want the PDF of the lecture, you can subscribe to that course. Now we'll be meeting tomorrow with some more important current affairs. कल हम मिलेंगे कुछ नए important current affairs के साथ. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.